जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने छोटे से परिवार डीजे सर क्लासेस पर। और हम लोग यहाँ पर मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। मैथमेटिक्स में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्षेत्रफल एवं आपके पास क्या है, परिमाप। और क्षेत्रफल एवं परिमाप में मैं आपके साथ एक तो आयत डिस्कस कर चुका हूँ, आयत के सवाल करवा चुका हूँ। अच्छा, आयत की प्रॉब्लम्स पर एक आपके 2 घंटे के आसपास की क्लास पड़ी हुई है ना, लाइव सेशन में आप जाकर चेक कर सकते हो अगर आपने इससे पहले वाली क्लास नहीं देखी। इसके अलावा फिर इसके बाद हमने डिस्कस किया त्रिभुज, और त्रिभुज की भी आपके 2 क्लासें हो चुकी है, आज ये तीसरी क्लास है ना। तो कल हमने कुछ सवाल किए थे, फटाफट क्लास से जुड़ जाओ, और जो जुड़ चुके हो तो क्लास को लाइक कर दो और क्लास को शेयर कर दो, है ना। साथ के साथ प्रश्नों के जवाब देना अनिवार्य है। मैथ्स के अंदर आपका सवाल करना जो है वो ज्यादा जरूरी है मेरी रेस्पेक्ट में, है ना। चलो, तो कल अच्छा, कल कितने क्वेश्चन हो गए थे? ये क्वेश्चन हमारा कल हुआ था, लास्ट जाते जाते हमने ये क्वेश्चन कर दिया था, है ना। अभी हम आज इस प्रश्न से शुरुआत करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है आपका, फटाफट मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं, उसके बाद आप सॉल्व करो। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को 2 गुना कर दिया जाए तो नए त्रिभुज का क्षेत्रफल पुराने त्रिभुज के क्षेत्रफल का के गुना हो जाएगा। के बराबर है, के किसके बराबर होगा? अच्छा, मेरी बात समझना कि अगर मान लो मैं समबाहु त्रिभुज की बात करूं तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बेसिकली होता क्या है यार, है ना। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो किसके बराबर होगा? यहां पर हम कह सकते हैं कि ए जो है होगा √3/4 और ये स्मॉल ए स्क्वायर। अच्छा, ए बेसिकली उस समबाहु त्रिभुज की साइड है ना। ए जो है उस समबाहु त्रिभुज की साइड है, और ये फॉर्मूला आपको पता है, ठीक है। अब मुझे बताओ ये सब तो कांस्टेंट है ना, ये सब तो कांस्टेंट है। तो अगर मैं बोलूं कि एरिया जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ए स्क्वायर के, है ना। ये बात आपको समझ में आनी बहुत जरूरी है ना। अब आप देखो, अगर आप समबाहु त्रिभुज की भुजा को डबल कर रहे हो तो एरिया आपके पास क्या है, ये हो जाएगा। एरिया क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा, है ना। 2 का स्क्वायर, क्योंकि देखो 2 का स्क्वायर मतलब भुजा का जब मैं स्क्वायर करता हूं तो मुझे रेस्पेक्टिवली एरिया मिलता है ना। तो मैंने जैसे आपके पास इसका स्क्वायर किया, 2 का स्क्वायर किया तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना। ये कितना हो जाएगा आपके पास, 4। तो नए आपके त्रिभुज का क्षेत्रफल पुराने क्षेत्रफल का के गुना हो जाता है। के का वैल्यू बताइए। अब बताओ यार, के का वैल्यू तो मुझे आप बता दो, ये बहुत। बोले गुरु जी 4 आएगा, है ना। क्या आएगा, 4 आएगा। ये नहीं है ये भी नहीं है, और ये भी नहीं। आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, के का वैल्यू जो है वो 4 के बराबर। ठीक है, आगे बढ़ जाए। अगर पूछता अनुपात, तो अनुपात क्या हो जाता आपके नए त्रिभुज का पुराने के रेस्पेक्ट में, है ना। तो नया आपके पास 4 होगा और पुराना आपके पास 1, है ना। यदि पहले से अभी का पूछता तो फिर आंसर आपके पास 1 अनुपात आपके 4 आ जाता। डन। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो यार, आप तो, है ना। किसी त्रिभुज का परिमाप आपके 30 सेंटीमीटर है और उसका क्षेत्रफल आपके 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। यदि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर हो, है ना, तो उसकी सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी, है ना। तो एक आपके पास त्रिभुज है जिसका पेरीमीटर आपको दे रखा है, एरिया आपको दे रखा है ना। और आपको ये बताना है कि उसकी अगर सबसे बड़ी भुजा जो है वो 13 है तो उसकी सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी आपके हिसाब से, है ना। चलो करो। आशुतोष मालव ने 15 का जवाब दिया है, बी सही जवाब दिया था आपने। हम्म। अच्छा, मेरी बात सुनो। अगर ये आपके पास क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल बेसिकली आपके पास क्या होता है, क्षेत्रफल होता है 1/2, और ये आपके पास क्या है, आधार, है ना, इंटू आपके पास ऊंचाई। ये होता है इस, और ये आपके पास ऊंचाई, ये आपके पास होता है आधार, एरिया बेसिकली ये वैल्यू होता है ना। तो अभी आप देखना यहां पर, अगर ये आपके पास है ना, एरिया का वैल्यू अगर आपके पास ये है, तो मैं अगर इसको डबल कर दूं, मैं इसको डबल कर दूं, ये वैल्यू आपके पास क्या है, दोनों भुजाओं के प्रोडक्ट के बराबर होगी कि नहीं होगी? होगी। देखो दोबारा देख लेते हैं अपन, इसका वैल्यू कितना दे रखा है इसने, इसका वैल्यू दे रखा है आपके पास 30, है ना। और मैं इसको उठाकर यहां ले आऊंगा
तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 60। इसका मतलब जो आपके पास दो भुजाएं हैं उनमें कुछ ऐसा रिलेशन है कि उन्हें गुणा करने पर 60 आ जाता है। ठीक है, वेरी गुड, एक क्लू आपके पास और आ गया। अब आप देखना यहां पर आपके पास ये कितना है 13 है, ये कितना है 13 है। अच्छा, अभी आपके पास क्या है, यहां मैं 5 कर दूं और यहां मैं 12 कर दूं, तो 12 को 5 से गुणा करने पर भी तो 60 ही आता है ना। अच्छा बताओ, इन सबको जोड़ो यार, आप इन सबको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये आपके पास 25 और 5 30 के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है ना। तो इसका मतलब सबसे छोटी भुजा क्या हो जाएगी, सबसे छोटी भुजा आपके पास क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। बात समझ में आ रही है, 12 5 क्यों लिए, ये आपके पास क्या है मेरे पूर्व ज्ञान में था, है ना। जैसे इसने बड़ी भुजा 13 रखी, है ना, ये 13 ट्रिपलेट्स में दिखता है मुझे, है ना, 13 आपको ट्रिपलेट्स में नजर आता है। तो 12 5 और 12 आपके पास क्या है 5 और 13 का एक ट्रिपलेट्स होता है, और इन 12 आपके पास क्या है 5 और 13 को जोड़ने पर 30 होता है, और जब इसका एरिया निकालोगे रेस्पेक्टिवली तो एरिया आपके पास कितना है 30 आ जाएगा। 12 पंजे 60 और उसका आधा करोगे के लिए आपके एरिया क्या होता है, आप लंब और आपके पास जो हाइट होती है, मतलब आधार जो ऊंचाई होती है उसको गुणा कर कर जब आधा करते हो तो ही तो निकलता है ना। ये क्या है आपके पास आधार इंटू ऊंचाई के गुणनफल का आधा, है ना। तो आपके पास देखो 12 पंजे 60 और 60 का आधा करोगे तो कितना हो जाएगा 30, है ना। तो ये सारी की सारी कंडीशन आपको मिल रही है, ये आंसर जो है वो ये होगा, ये वाले हमारे आंसर नहीं होगा, इससे हम हटा देते हैं। क्लियर, आगे बात करें, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे बोल रहा है कि 10 मीटर व 15 मीटर के दो खंबे समतल मैदान में खड़े हैं, उनके आधार के बीच की दूरी जो है वो 12 मीटर हो, तो उनके शीर्ष के बीच की दूरी क्या होगी। मुझे लगता है रिपीट क्वेश्चन है ना, कल की क्लास में भी आ चुका था, ये क्वेश्चन रिपीट है, और अगर रिपीट है तो इसका आंसर मेरे को कौन देगा, हाथ खड़ा करो। हाँ, ये बच्चे बता रहे रिपीट क्वेश्चन है, अभी आपने देखा ही होगा रिपीट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर दो आप। तो प्रियांशु ने जवाब दिया सोलवे का सी, वेरी गुड प्रियांशु, तेरा, हाँ वेरी गुड, है ना। आप देखना यहाँ पर ये आपके पास हाइट और ये आपके पास हाइट एक बार और देख लेते हैं, है ना। यहाँ आपके पास ये 10 है और ये पूरा का पूरा 15 है, अगर मैं इसको ऐसा कर दूंगा तो ये भी 10 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 12 बताया हुआ है, 12 हो जाएगा। अभी आप देखो ये आपके यहाँ से यहाँ बोल रहा है 5 12, तो ये कितना होगा 13, तो ये ट्रिपलेट्स फिर काम आया है और एग्जाम में आया हुआ है, है ना। ये आप कह रहे हो गुरुजी ये कहाँ से आपको समझ में आया कि यही आएगा, सोच नहीं पाया कि यही आएगा, है ना। आप इसलिए नहीं सोच पाएंगे कि आप अभी जैसे 2 बार क्वेश्चन कर लिया, एक वो क्वेश्चन हो गया, 3 बार कर लिया ना, अभी 3 बार आप घर जाके लगाओगे तो फिर ये क्लियर हो जाएगा कि हाँ यार यही आएगा, है ना ऐसे। चलो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो समरूप त्रिभुज हैं आपके पास, एक है एबीसी और दूसरा आपके पास है पी क्यू आर का परिमाप क्रमशः ये है, तो आप बताइए कि पी क्यू का वैल्यू, है ना, पी क्यू का वैल्यू आपके पास क्या इतना हो तब ए बी का माप क्या होगा, है ना ये। अच्छा देखना यहाँ जब त्रिभुज आपके समरूप होते हैं तो हम ऐसा बोलते हैं कि समरूप के परिमाप संगत भुजाओं के अनुपात, मतलब परिमाप का अनुपात अपनी संगत भुजाओं के आपके अनुपात के बराबर होता है ना। ये आपके पास क्या होता है रूल है। तो अभी आप देखना यहां पर मैं बात करूं तो परिमाप का अनुपात क्या हो जाएगा, परिमाप का अनुपात क्या हो जाएगा, है ना। तो निकालो जरा 12 से 3 बार, 12 से 2 बार, 12 से 3 बार और 12 से आपके पास क्या है 2 बार, है ना। तो ए बी सी और पी आर का जो आपके पास परिमाप का अनुपात है वो ये और ये है ना। अब देखो पी क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है 10 दे रखी है ना। तो ये रहा आपके पास, देखो ये वाला जो है ना, ये वाला आपके पास इसका है, वाला जो अनुपात है ना वो ये इसका है ना। और ये अपने संगत भुजा के बराबर होगा, है ना। ये 2 यूनिट का मतलब कितना है 10 है। अच्छा मुझे बताओ 2 यूनिट का मतलब अगर 10 है तो 1 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 1 यूनिट का मतलब 5 है, तो 3 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा, वेरी गुड, है ना। तो 3 यूनिट का मतलब आपके पास क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, ये रहा आंसर। आई बात समझ में,
हम यूं कह सकते हैं ना यार कि त्रिभुज ए बी ई का परिमाप बटा त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप बराबर होगा आपके पास क्या है ए बी बटा आपके पी क्यू ए बी बटा पी क्यू। अच्छा यहां पर इसकी पैरामीटर कितनी दे रखी है 36, इसका पैरामीटर कितना दे रखा है 24 और यहां पर ए बी का वैल्यू आपको निकालना है ना, ए बी का वैल्यू आपको निकालना है और पी क्यू का वैल्यू कितना दे रखा है इसने 10। तो अभी आपके पास क्या होगा, कैंसिल आउट करो इसको, कितनी बार गया 3 बार, कितनी बार गया 2 बार, कितने बार गया आपके पास 5 बार और इसको उठाकर इधर लाओ, ए बी का वैल्यू कितना हो जाएगा आपके पास। ठीक है, आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो और अगर आपको समझ में आता है, ध्यान रखना यार बहुत सारे क्वेश्चन लगाने के बाद ये चीज, आज लड़का पता है क्या है, देखम देख डायरेक्ट आपके इधर की तरफ आ रहा है ना। तो अब ऐसा हो सकता है कि यार डायरेक्ट आप उधर की तरफ आ सकते हो क्या, है ना। तो अभी आपको इतने क्वेश्चन तो यहाँ लगाने ही पड़ेंगे, तब आपको मेरे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही आ जाओगे कि आप एक ही काम करते करते, अभी जैसे नहीं होता क्योंकि नया नया आपके जो कुकिंग सीखता है ना, थोड़ा ध्यान रखता है तेल गर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना, तेल गर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना, जीरा तड़का कि नहीं तड़का, है ना, अभी जीरे के बाद क्या डालूंगा हर सीक्वेंस ध्यान रखता है वो, है ना। टमाटर के जस्ट बाद नमक डालूंगा, है ना, और आपके प्याज के जस्ट बाद नमक डालूंगा, है ना। वो भी नोट करता है कि प्याज कितने आपके क्या है ब्राउन हुए, है ना, कितने टाइम, और कई लोग तो आपके घड़ी लगा के मैगी बना रहे हैं घड़ी लगा के, है ना। लेकिन आपके पास जिसका दिन रात का काम है ना, दिन रात आपका काम है, आपको लगता है वैसे करेगा, तेल डाला नहीं कि उठा के डायरेक्ट रखे हुए इधर बगल में टमाटर प्याज है ना, और उसको पता है कि अभी तेल गर्म होगा ना जितने में तो मेरी ये चॉपिंग हो जाएगी, नहीं तो वो उस्ताद पता है क्या करता है, पहले एक बढ़िया सी प्लेट लेगा, फिर उसके अंदर प्याज काट के अलग कोने में और सब सिस्टमेटिक जमाएगा मतलब कि सीखा किससे है वो, है ना, वो वहां से सीखा है तो वो सिस्टम। लेकिन अगर वही काम वो डेली करेगा वो फिर नहीं करेगा, क्या करेगा, ये जैसे मान लो कुछ भी जो टमाटर है, टमाटर धो के आपके पानी में डिप कर दी, सब चीज पानी में डिप, क्या चीज चाहिए उठाया, तो ही तो काटने, इन्हें तो काटने खटाखट खटाखट डाल डुल के, तेल अपनी हीट में आ रहा है, इस हीट पे वो आ रहा है ना, आप डालो उसके अंदर जीरा, एक लेवल आएगा जब वो भुनेगा ही भुनेगा ना उसका, है ना, आप डालते रहो मसाले और वो चीज तैयार हो जाएगी। वही वाली बात है, जब आप ये सवाल करते 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 उस लेवल पे चले जाते हो, है ना, ऐसे होता है। शुरुआत में बच्चे के लिए बहुत करना है, कैसे करना है, शुरुआत में से होता है और उसके लिए आपको धैर्य रखना है, बाकी और तो क्या। अगला देखो एक क्वेश्चन और देखते हैं अपन, किसी त्रिभुज की भुजाएं रेस्पेक्टिवली ये है ना, इस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्र क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन। अच्छा मैं आपकी थोड़ी जानकारी बढ़ाता हूँ, ये आपके पास क्या है, मान लो कोई त्रिभुज का मान, जो त्रिभुज का नाम जो है वो है ए, ये है बी, ये है सी। अब आप देखना हम मान के चल रहे हैं कि ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट और ये इसका मिड पॉइंट के नाम रख दिया आपने और आपके आर। अब आप क्या कर रहे हो, बड़ी चतुराई से पी क्यू आर को मिलाने की कोशिश करते हो, तो ये आपने मिलाया, ये आपने मिलाया और ये आपने मिलाया, मिला दिया। हाँ? अब मुझे एक बार गौर से देख के बताओ कि यहाँ पर आपको कितने त्रिभुज नजर आ रहे हैं, है ना, 1 2 3 4, 4 नजर आ रहे हैं ना, ज्यादा मत बताना रीजनिंग नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपको गणित पढ़ा रहा हूँ, है ना। एक तो आप बोले गुरुजी आपको जरा सी भी रीजनिंग आती है, 4 कहाँ दिख रहे हैं, बहुत सारे हैं वहां तो, है ना। मैं आपको बोल रहा हूँ कि मेरे 1 2 3 4 ही है यहाँ पे, और ये चारों जो है पता है क्या है, अभी इन सबको अगर मैं जोड़ूंगा तो इस टोटल आपके पास जो एरिया है इसका निकलेगा, है ना। बेसिकली देखो सब एक जैसे हैं, भुजा बराबर है है ना, ये भुजा बराबर है, ये सारी भुजाएं आपके पास मिड पॉइंट में बनाया गया है। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज आपके ए बी, त्रिभुज ए बी और सी, है ना, इस टू त्रिभुज पी क्यू आर, है ना, ए बी सी और त्रिभुज आपके पास क्या है पी क्यू आर के क्षेत्रफलों में अनुपात जो होगा वो होगा 4:1 का।
सारी बात को, है ना, क्या अनुपात होगा, 4 अनुपात आपके 1 का अनुपात होगा, है ना। या फिर यूं कह सकते हैं कि त्रिभुज आपके पी क्यू आर का क्षेत्रफल जो है, का क्षेत्रफल जो है वो आपके पास क्या होगा, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल डिवाइडेड बाई आपके पास क्या है 4। अगर आप जो है बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्र का चौथा निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, वो जो बीच वाला है ना उसका मिल जाएगा। चलो यार अब करके देख लो फटाफट। अच्छा मुझे बताओ कि यहाँ पर इसका आपके पास क्षेत्रफल क्या आएगा, 3 4 5 है ना। अब देखो ये कुछ ऐसा बन रहा होगा ना, 3 4 5, है ना। अब आप बताओ इसका निकालना है मेरे को एरिया, इसका एरिया क्या हो जाएगा, 4 3 12, 12 का आधा करोगे तो 6, और 6 का चौथा हिस्सा निकाल लो, है ना। तो 6 का चौथा हिस्सा निकालोगे, ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये का चौथा हिस्सा है इसलिए गलत है। अभी जो भी होगा वो यही होगा। बात समझ में आई, है ना। दोबारा देखो, इसको इससे गुणा करोगे 12 का क्षेत्र क्या होता है, दोनों साइड का हाफ होता है। साइड को गुणा करने पर जो भी आता है उसका आधा करने पर उसका 4 3 12 का आधा करोगे तो 6, और इस फॉर्मूला के अनुसार उसका आपको चौथा हिस्सा करना पड़ेगा, 6 का चौथा हिस्सा, है ना। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये बोल रहे हैं 3 का चौथा हिस्सा है इसलिए गलत हो गया। ये आपके पास ये हो, अगर आपको करके देखना है तो कर लो। 6 का चौथा हिस्सा कैंसिल आउट कर दो, उसे 3 बार और 2 आपके पास 2 बार, आंसर आपके पास क्या होगा, 3/2 होगा, है ना। फटाफट उतारो। हो गया ये क्वेश्चन आपका, जवाब कर दिया, क्या जवाब दिया मुझे बताओ यार। क्वेश्चन क्या है, 50 मीटर लंबी एक सीढ़ी को एक गली में इस प्रकार रखा जाता है कि वह 40 फीट ऊंची खिड़की तक पहुंच जाती है। बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है ना। मतलब इसको खिड़की तक पहुंचने की जरूरत क्यों है, ये सीढ़ी लाया क्यों गली में है ना। अरे याद है ना, इसके पाँव को उसी स्थान, पाँव मतलब, है ना, कि आपके पास पाँव को उसी स्थान पर रखते हुए सीढ़ी को दूसरी तरफ, ये और सिचुएशन वाली बात हो गई यार, दूसरी खिड़की भी है ना, दूसरी खिड़की तक आपके पास घुमाने पर वह 30 के स्थान पर पहुंचती है। गली की चूक निकाल लिया, बच्चों ने निकाला। अरे यार ऐसे क्या करते हो यार, इतना इंटरेस्टिंग। आपके पास क्या है, मकान है, का मकान, और यहाँ पर आपके पास क्या है, देख लेना यार रैंडम, है ना, डायग्राम आपके नहीं हो जाएगी आपको यार, ऐसा ऐसा कुछ हो। अभी आप देखना, मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है, ये निकालना है। अभी देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 50 आपके पास क्या है मीटर
50 होगी, 87 होने ऐसे से। अभी क्या बोलता है कि आपके पास क्या एक बार तो 40 फीट चली जाती है, यहाँ पर आपके पास क्या है 40 फीट पे चली जाती है ना, और उसी स्थान पर रखते हुए दूसरी बार आपके पास 30 स्थान पर पहुंच। अभी यहाँ पर आपके पास क्या 30, आप मुझे बताओ एक ट्रिप बाकी कुछ बड़ा पॉपुलर है ना, और यहाँ पर आप देखो 40 का रखा, 30 का, यहाँ 30 का रखा तो ये कितना होगा 40 होगा, और आपको चाहिए क्या, आपको कहाँ से हो जाएगा 70। आंसर आपके पास कहाँ गया 70 का। यार ये तो गड़बड़ कर दिया होगा इसने। हाँ 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 हाँ, वो है ना क्वेश्चन तो आपके पास आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन मेट्रो के अंदर है ना। आगे बात करें, आप वहां पढ़ गए। आप बताओ अगर इसको चेंज करने के बाद आप जो भी ला रहे थे वहां कहीं भी कोई पाइथागोरस थ्योरम लग रहा था क्या, है ना। अब उस प्रश्न बनाने वाले के बारे में सोचो एक बार, यार अभी तक आप उस आदमी के बारे में नहीं सोच पाए, पता है किसके बारे में सोचता हूँ, जितने प्रश्न बनाए होंगे, क्या पर्सनालिटी हो, है ना, कैसे क्या सोच रहा होगा उस वक्त बैठा बैठा, है ना, टेक्निक क्या है, कि बार बार ट्रिपलेट्स की तरफ क्यों जा रहा है, क्या उसके अलावा मैथ्स में कुछ क्या, है ना। बेसिकली इसके दिमाग में पता है बहुत स्थायी है, वो है 60 सेकंड हर क्वेश्चन को। अभी देखो इससे पहले भी कल की क्लास में भी एक अंडर रूट वाला क्वेश्चन किया था, याद है आपको, अंडर रूट वाला क्वेश्चन किया था ना, अंडर रूट आपके पास तीन, दो अंडर रूट तीन, अंडर रूट पांच और एक ऐसा करके आया था, उधर जोड़ भी देखो अंडर रूट के इस बंदे ने क्या बनवाए थे, बात को 6 बनवाया था और नीचे की तरफ 6 रखा हुआ था पहले से, कर रहा पर फोकस करता ज्यादा बाहर नहीं सोच, है ना, और हर क्वेश्चन वैसे ही रेस्पेक्ट में वो टाइम पीरियड से ऊपर जाता है, कोई क्वेश्चन एरर हुआ है, कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है, पूरी तरीके से सोच कहां पर है उस 60 सेकंड, है ना। आंकड़े भी कैसे उठा रहा है वैसे वैसे उठा रहा है, जैसे आंकड़े नहीं आ रहे हैं तो ये उस लिमिट पर निकल रहा है, एरर जरूर इधर की तरफ, है ना? जैसे आप इसको ऐसे कर तो फिर आंकड़े ऐसे आ जाते हैं, अभी है नहीं लगेगा जरूर, टाइम पीरियड बाहर निकल, एरर है वो, क्या हुआ, है ना। फिर आ गया, चलो क्वेश्चन नंबर 22 था ना, पहले ये वाला क्वेश्चन गायब हो रहे हैं, हमें पास क्या है कम मिल रहा है इधर की तरफ। अच्छा क्वेश्चन वो फ्रेम वहीं पर है, वो पीएफ जो है ना वो आउट हो रही है, फाइल में तो वो है ए बी सी एक पंक्ति में नहीं है ना? अच्छा एक पंक्ति में क्यों नहीं कर रहा है, कारण बताता हूँ, ऐसे कर देगा ना तो सारे क्वेश्चन ट्रायंगल के हैं। आपको सही बोला जाता है, समतल पर स्थित असंरेखीय बिंदुओं का बिंदु पथ त्रिभुज का निर्माण करता है ना। अगर मैं बोलता हूँ समतल में स्थित त्रिभुज का निर्माण करते हैं तो आप में से कोई उस्ताद आएगा और गुरुजी ये बोलो समतल पर स्थित बिंदु है ना त्रिभुज का निर्माण कर रहे हैं क्या, आपकी है ना। ये बिंदु कौन से बिंदु हैं, एक ही रेखा में है इसलिए इन्हें कहेंगे संतु, है ना। जब आपके पास ये रेखा से हटेगा है ना, एक समतल पर स्थित तीन असंरेखित है, तो घरों के लिए सम्मिलित रूप तथा तीनों से समान दूरी पर एक कुआं खोदा जाना है। अभी कुआं कहां पर खोदा जाना चाहिए, नॉर्मल तीन घर हैं, उन्होंने कहा कि यार आपको पता है ना कुआं
को कुआं जाना है, अब कौन महिला ज्यादा चलेगी? नहीं चलना चाहेगा ना, पैसे बराबर हैं तो फिर बराबर होनी। आप मुझे बताओ, अगर मैं ये ट्रायंगल आपके पास ऐसे, तो आपके पास कुआं है वो किस जगह पर खोदा जाए, आपके पास क्या ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस है ना, ऐसा होगा। अच्छा, ऐसा कब होगा? अगर मैं ऐसा मैं आपके पास एक सर्कल बनाऊं और ये आपके पास केंद्र है ना, अब इस परिधि पर स्थित जो तीन बिंदु कोई भी उठा लूं मैं, है ना, ये मैंने बना, इस बिंदु इससे दूरी समान है, इससे दूरी समान है, इससे, है ना, और ऐसे त्रिभुज के तीनों को छूकर जो आपके वृत्त का है उसे हम कहते हैं परिवृत्त। जो त्रिभुज भुजाओं को छूकर गुजरता है उसे कहते हैं अंतःवृत्त, है ना। तो बेसिकली ये आपके जो कुआं जहां खोदा जाना चाहिए तो आपके पास क्या होगा, आपके वृत्त होगा, और परिवृत्त के केंद्र को रेस्पेक्टिवली परिकेंद्र कहते हैं, वृत्त के आपके केंद्र को रेस्पेक्टिवली अंतः केंद्र कहते हैं। अभी इस शर्त के अनुसार कुआं कहाँ खोदा जाना चाहिए? परिकेंद्र पर। कहाँ खोदा जाना चाहिए? परिकेंद्र, अंतः केंद्र नहीं, केंद्र नहीं, अभी केंद्रक नहीं, आंसर होगा परिकेंद्र। अभी देखो बस सुनो, मैंने आपको ट्रायंगल तो पढ़ाया है, ट्रायंगल में मैंने क्या क्या नहीं पढ़ाया, समझना बात को। ना तो मैंने माध्यिका बताई, आपको बताया ना, मैंने आपके पास क्या है कोणार्धक बताया ना, मैंने आपको लंब अभी ना, मैंने आपको क्या है लंब केंद्र बताया, ना मैंने आपको केंद्रक बताया, ना मैंने आपको परिकेंद्र बताया, ना मैंने अंतः केंद्र बताया, बताया ना ऐसा कुछ भी, है ना। तो अभी ना तो मैंने समता की शर्त बताई, ना सर्वांग समता की शर्त बताई, ऐसा कुछ नहीं बताया, ठीक है। और आपके पास त्रिभुज के अंदर रेस्पेक्टिवली प्रमेय होता है, बातचीत, है ना, तो काफी सारी पढ़िए, वहां वो यहाँ पढ़ते ही नहीं क्योंकि ये पोर्शन जो है वो किसका है, है ज्योमेट्री। आगे चलकर हम आपकी ज्योमेट्री पढ़ेंगे ना तो उस वक्त वहां डिस्कस करूंगा मैं आपके साथ। अभी तो व्रत पढ़ाने का मतलब ये नहीं कि मैं व्रत की सारी प्रमेय आपके साथ डिस्कस, थ्योरम आपको बता ही नहीं यार, त्रिभुजों की कोई भी प्रमेय, त्रिभुज की कोई सी भी प्रमेय मैंने आपके साथ डिस्कस, इससे पहले क्वेश्चन आया था कि मध्य बिंदु को मिलाने पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल कुल त्रिभुज के क्षेत्रफल का आपके पास क्या होता है, चौथाई होता है, ये प्रमेय है। एक क्वेश्चन और आया था वो 36 और 24 वाला, है ना, उस 36 और 24 के अंदर वो समरूपता की शर्त है ना। ये क्या है, उधर ज्योमेट्री के कुछ उधर छींटे लग रहे हैं हल्के हल्के, है ना। वो बेसिकली क्यों लग गए, वो दिख क्या रहा है, ट्रायंगल, क्या दिख रहा है वो, ट्रायंगल, है ना, तो वो वहां से थोड़े थोड़े छोटे छोटे कॉन्सेप्ट लेके बनाए गए हैं। बाकी ये है उधर के क्वेश्चन, डाटा एंट्री ऑपरेटर वो करके एक पोस्ट होती है एलडीसी, आया हुआ क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है, एक समकोण गांव की माप सेंटीमीटर में लगातार आने वाले द्वारा दी जाती है, का फल जो है वो आप बताइए सेंटीमीटर में क्या होगा, करो जरा, चंद्रमालो यार फटाफट जवाब दो इसका, आ गया, हाँ बस दे दो यार। एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं की माप सेंटीमीटर में लगातार आने वाले पूर्णांकों द्वारा दी जाती है, मतलब जैसे 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे ऐसे अंक जो लगातार आते हैं, है ना, के द्वारा दी जाती है। अभी आप मुझे बताइए इसका क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल आपको बताना है। भाई साहब इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था, मेरा दिल टूट जाएगा। हाँ अभी आप देखो यार, एक ही तो ट्रिपलेट्स पढ़ा है, 3 4 5, 4 5 लगातार एक गिनती आ रहे हैं, फिर आप सोच, है ना, और 3 4 5 के रेस्पेक्ट में 5 तो क्या हो गया सबसे बड़ा, आपको पता है यहाँ पर आपको चाहिए क्या, 1/2 आधार इंटू कर्ण जो है वो सबसे बड़ी भुजा है, तो सबसे बड़ी से आपका कोई लेना देना नहीं है, और जो दो छोटे
भुजाएं हैं उनको गुणा करके आप आधा करते हो तो आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल जाता है। बेसिकली आप त्रिभुज ये नहीं, है ना। आप यूं समझो ना यार, ये है क्या, आपके पास क्या है, ये तो आधार है, तो आपके पास क्या है, आधार है, बेस है, आपके पास क्या है, ऊंचा, और जब आप इन दोनों को गुणा करते हो तो बस उसका आधा कर लो, क्या बन जाएगा, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, है ना। तो आप इस 1/2 को ज्यादा तूल ना दें, आप तो तूल को दें बस। अब देखो 3 तो 12, 12 का आधा क्या, है ना, ये आपके पास क्या है, आसान। चलो आगे बात करें, अगला क्वेश्चन देखो, समबाहु त्रिभुज के अंत क्षेत्र में है ना, उसकी भुजाओं पर डाले गए लंबों की लंबाइयां आपके पास 3, 4 और आपके पास क्या है 5 सेंटीमीटर है, होगा। ये पास क्या है, समबाहु त्रिभुज, आपके पास क्या है, समबाहु त्रिभुज के अंत एक बिंदु से उसकी भुजाओं पर डाले गए लंबों की लंबाइयां क्रमशः आपके पास ये है ना? तो आप देखना यहाँ पर कहीं एक बिंदु है ना, यहाँ पर कहीं, और उस बिंदु से मैं क्या कर रहा हूं, आपके सामने की भुजाओं पर देखो साफ क्या लिखा हुआ है, अंतर क्षेत्र में एक बिंदु से भुजाओं पर डाले गए लंबों की लंबाइयां, है ना। तो अगर मान लो मैं इस बिंदु यहाँ पर एक परपेंडिकुलर डाल रहा हूँ, उसके बाद ये, है ना, उसके बाद मैं यहाँ से आपके पास क्या एक परपेंडिकुलर डाल रहा हूँ, है ना, इसके अलावा यहाँ से आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर डाल रहा हूँ, तो ये रेस्पेक्टिवली आपके क्या है, परपेंडिकुलर है ना। भुजाओं पर डाले गए लंबों की, है ना, लंबों की लंबाइयां क्रमशः जो है 4 है और आपके पास क्या है 5, 4 है और 5 है। कुछ का क्षेत्र बताइए कि का क्षेत्र क्या होगा, ये आपको बता, है ना, कुछ का क्षेत्रफल आपको बताना है। चार का 3, और आपके पास सुनना, ये है, ये 4 है, आपके पास क्या हो गया 5। अभी आप देखना, अगर मान लो आपके पास कितना है, 5 है, 5 है, 4, है ना, और यहां से अगर हम बात करें, वैल्यू आपके पास जो है ना, वैल्यू आपके पास क्या है 5, 4, तो ये आपके पास 3, तो यहाँ पर ये आपके पास कितना हो जाएगा, हो जाएगा आपके पास 3, 4, 5 ही आ रहा है, तो आपके पास कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा आपके पास 6, बाहु त्रिभुज,
चारों बराबर क्यों होंगे? ये बिंदु पर है, ये बताया नहीं जा रहा पर है, ये नहीं बताया जा रहा ना, बराबर नहीं होंगे, सबकी आपके अलग अलग आ रहा है ना। क्वेश्चन, एक आपके पास समबाहु त्रिभुज के अंतर्भाग में गांव पर डाले गए लंब लंबों की क्रमवार लंबाइयां आपके पास क्या है? ये है आपके पास प्रत्येक भुजा लंबाई क्या होगी, है ना, P1 की लंबाई आपके पास क्या है, क्या होगी, ये आपको बताना है। ठीक है, मेरी बात सुनो यार, यहाँ से आपके पास देखो वहां पर जो एक बिंदु है यहाँ पर, और इस जगह पर मेरे पास ये लंबाइयां आपके पास पता है ना, आपके पास 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 पर है। अगर मैं यहाँ पर बात करूं वाले ट्रायंगल, तो आप देखो सही मेरे पास है ना? और ये आपके पास इसका मान लेते है ना। तो अभी अगर मान लो त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करूं, तो आपके पास जो है क्या हो जाएगा, √4 और आपके पास भुजा स्क्वायर, और ये किसके बराबर होगा? ये होगा आपके पास, देखो आधार इंटू, है ना, आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है ना। फिर भी आपके पास क्या होगा, ये वाला ट्रायंगल आधार इंटू ऊंचाई, वाला ट्रायंगल कितना होगा, आधार इंटू आपके पास ऊंचाई, आधार इन सबका कॉमन है, ऊंचाई आपके पास क्या है रेस्पेक्टिवली, है ना। और आपके बात करें अगर भुजा, है ना, भुजा तो अपन ने ए मान ही रखी है, इसका क्या होगा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 और आधार आपके पास कॉमन आ रहा है। यहाँ देखो ये 1/, आपके पास क्या है 2, आधार आपके पास कितना है, और ऊंचाइयां रेस्पेक्टिवली जो है वो है आपके पास पी प्लस आपके पास पी आपके, है ना। अभी आप देखो यहां से ये 2, यहां से ये आपके पास क्या है ए, है ना। अभी अगर मैं ए का वैल्यू निकालूंगा, का वैल्यू मेरे पास क्या आएगा, का वैल्यू मेरे पास आएगा यहां से आपके पास, मान देखो ये है ना, इधर ले जाओ, √3 इधर आ जाएगा, √ आपके पास क्या है 3, है ना, 2 को उधर ले गया और √3 किया, और ये आपके पास क्या होगा P1 प्लस प्लस आपके पास क्या है, ये आपके पास क्या हो गया, ए का मान आ गया रेस्पेक्टिवली भुजा का मान आ गया। अब अगर मान लो भुजा का मान आ चुका है, अब इधर इस हिसाब से देखो, यहाँ पर आपके पास भुजाएं कितनी, को जोड़ दो, है ना, 2/, है ना, हो गया 4 5 9 3 12, आपके पास हो गया 12, है ना। और यहां से आपके पास कितना बटा √ ये बेसिकली ऊंचाई है, और आपको क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो √3 डिवाइडेड बाई 4 24 बटा √ के, तो यहां से भुजा स्क्वायर, ये आपके पास साथ में स्क्वायर आ गया। अभी आप देखना स्क्वायर करोगे तो यहां से इसको काटोगे तो, है ना, √3 बार, और इधर की तरफ से आप कैंसिल आउट करोगे 4 से, है ना? इसलिए आपके पास क्या है, तो आपके पास 24, और डिवाइडेड बाई आपके पास क्या है 4, है ना। ये मैं 2 काटूंगा 12 बार, और ये आपके पास कितना 12 बार, आ क्यों नहीं रहा?
12 + 12 + 12 क्यों रखेंगे? हम्म, एक मिनट रुको जरा, यहां पर आपके पास कितना आ रहा है? भुजा का मान कितना आ रहा है? 8√3 का आ रही भुजा। भुजा का मान तो ये आ रहा है ना। अभी आप देखना यहाँ पर अगर हम बात करते हैं √3, हाँ लिख सकते हैं, ये आपके पास √3, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? 8। 8√3, अच्छा 8√3 से करके देखते हैं ना। 8√3 से तो ये √3 और, है ना, भुजा स्क्वायर, तो 8 √3 का स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास है। और ये कितना हो जाएगा आपके पास? अभी आप देखो, ये तो हो जाएगा आपके पास कितना, इसका स्क्वायर करो 3, 3√3, 3√3, है ना। और इधर आपके पास कितना हो जाएगा? 8 का स्क्वायर करोगे तो कितना? 64, और ये तो 16, 48 आ रहा है भैया, ये रहा, है ना। तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया। और भुजा की बात करें अगर अपन मान लो, तो भुजा कहाँ गई यार? ये रहा 2√3 P1 + P2 + P3, है ना। तो ये सब गलत हो गया, और ये वाला आपके पास क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। बात समझ में आ गया, है ना। तो अपन ने उसको वहां से निकाल लिया, दोनों क्वेश्चन आपके पास क्या डन है। चलो आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहां दी गई आकृति में बिंदु बी, बिंदु डी तथा ई क्रमशः आपके पास त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं ए बी तथा ए सी के मध्य बिंदु है ना। त्रिभुज के छायांकित भाग का क्षेत्रफल कुल त्रिभुज के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत होगा? मुझे डायग्राम नजर नहीं आ रहा, ठीक है, बस आपके पास क्वेश्चन नजर आ रहा है। तो यहाँ दी गई आकृति के बिंदु आपके पास, चलो खैर कोई ना, ये लो मैं एक ट्रायंगल बना देते हैं, है ना। अब क्या बोल रहा है? बिंदु डी तथा ई त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए बी और ए सी के मध्य बिंदु है। तो ये ए है, ये बी है, और ये आपके पास सी है ना। अब आप देखो, ए बी का मध्य बिंदु डी है, ये आपके पास क्या है? डी है। और ए सी का मध्य बिंदु आपके पास ई है, तो ए सी का मध्य बिंदु आपके पास क्या है? ये ई है। क्लियर? मध्य बिंदु आपके पास क्या है? ई है ना। त्रिभुज के छायांकित भाग का आपके क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कुल त्रिभुज के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है ना। चलो कौन सा वाला छायांकित भाग? हाँ यही वाला होगा मेरे हिसाब से। तो कि इसका आपके पास क्या है, का कितना करें, तो ये आपके पास होगा। अच्छा देखना, यहां पर हम बात करते हैं कि ऐसा है, मध्य बिंदु है ना। तो टोटल का कितना होगा? मिड पॉइंट पर है ना। तो अगर मान लो मैं इसका टोटल निकालूं, आप समझना बेसिकली, ये और ये आपके पास रेशो में होगी, ये और ये आपके पास मध्य बिंदु है, बराबर है दोनों के दोनों, है ना। अभी हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं आपके पास का एरिया। अच्छा मैं बता दूं कि अगर त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाते हैं, और ये रेखा और ये रेखा आपके पास क्या है? समानांतर में है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। बात समझ में आ गई? दोबारा बोल रहा हूँ, आपके पास क्या है? अगर त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, है ना, सम्मुख भुजा की आधी होती है। ये वाली भुजा जो है वो इस भुजा की आपके पास क्या है? आधी हो, है ना। और अभी इससे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल इस टोटल त्रिभुज के क्षेत्रफल का कितना हो जाएगा आपके पास? 25%। एक जरा ऐसा करेंगे हम, आपके 25%, आधा नहीं, 25%, तो ये 25% होगा। बी विकल्प आपके पास क्या है इसमें, है ना। बी विकल्प आपके पास क्या होगा इसमें? राइट होगा, ये वाला क्षेत्रफल कुल त्रिभुज के क्षेत्रफल का 25%, है ना। चलो आगे बात करें, अगला क्वेश्चन। क्या बोल रहा है ये? एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा ए इकाई माप वाली है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? डायरेक्ट आपके पास क्या है? फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ना। तो क्या होगा आपके पास? √3 डिवाइडेड बाई 4 भुजा स्क्वायर। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, है ना। आपके पास क्या है? ये वाला राइट होगा। क्लियर? आगे देखें, तो यार इसको अलग बड़ा बड़ा करते हैं।
चलो आगे देखो अगला क्वेश्चन। चलो चलो क्या बोल रहा है क्वेश्चन? आपसे कह रहा है क्वेश्चन कि भाई एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप समान है। एक तो हमारे पास वर्ग है और एक आपके समबाहु त्रिभुज का परिमाप जो है वो समान है। यदि वर्ग का विकर्ण जो है वो इतना है तो आप बताइए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, है ना? ये आपका क्वेश्चन। चलो करो। इधर देखो। चलो वर्ग, तो ये आपके पास क्या हो गया? वर्ग हो गया। ठीक है? और हम आपके पास क्या है, इधर की बात करें तो समबाहु त्रिभुज, ये आपके पास क्या है? समबाहु त्रिभुज हो गया। अगर मैं आपके पास इसकी परिमाप की बात करूं तो इसका आपके पास परिमाप जो है, परिमाप समान है। परिमाप समान है का मतलब आपके पास क्या है कि ये 4a और ये आपके पास क्या है? 3x, है ना? ऐसा मान सकते हैं अपन 4a और 3x, ये दोनों एक दूसरे के बराबर है ना? अब क्या बोल रहा है? क्या मैंने मान लिया यार ये a है तो ये भी a होगा, ये भी a होगा और ये भी a होगा। और परिमाप होता है सभी भुजाओं का जोड़, तो सभी भुजाओं को जोड़ोगे तो 4a आएगा, है ना? अभी आप देखो मैंने मान लिया कि यार ये x है और ये x है और ये x है ना? तो यहाँ पर आपके पास क्या है? भुजा जो आएगी वो आप परिमाप जो आएगा वो आपके 3x आएगा। सभी भुजाओं को जोड़ने पर परिमाप आता है ना। और ये कह भी रहा है कि भैया इनका परिमाप समान है। चलो ठीक है, समाप है। अब आपसे क्या बोल रहा है कि वर्ग का विकर्ण जो है वो इतना है। अब आप देखना वर्ग के विकर्ण की बात करता हूं कि वर्ग का विकर्ण जो है वो उसकी भुजा का √2 गुना होता है ना? वर्ग का विकर्ण जो है उसकी भुजा का √2 गुना होता है। मतलब ये आपके पास क्या है? वर्ग है। सपोज मान लो ये आपके पास कंप्लीट वर्ग है ना? अब अगर मान लो ये आपके पास a है, ये आपके पास क्या होगा? a√2। आप करके देख लो, ये a है तो ये a भी a होगा। और ये आपके पास क्या है? राइट एंगल है ना? इन दोनों के वर्गों का योगफल का वर्गमूल इसके बराबर, है ना? यहाँ पर ये √2 गुना होता है। इस बात को गिठान मान लेना आप। तो वर्ग का जो विकर्ण होता है वो उसकी भुजा का √2 गुना होता है। तो अगर ये √2 गुना है तो इसकी साइड आपके पास 12 होगी। a का वैल्यू कितना आ रहा है? 12 आ रहा है। अगर a का वैल्यू आपके पास क्या है? 12 आ रहा है तो इसका परिमाप कितना होगा? 12 × 4 होगा, है ना? 12 × 4 होगा। और यही परिमाप जो है वो आपके पास उस समबाहु त्रिभुज का भी परिमाप है ना? तो अगर मैं इस परिमाप का तीसरा हिस्सा निकाल दूंगा तो ये मुझे समबाहु त्रिभुज की भुजा लाके देगा, है ना? तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? 4 बार 16। इसका मतलब समबाहु त्रिभुज की भुजा जो है वो आपके पास कितनी? 16 है। अगर ऐसा है ना? उसका एरिया निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना? समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होता है? √3 डिवाइडेड बाई 4 और भुजा स्क्वायर, मतलब आपके पास 16 इंटू आपके पास 16, है ना? बस कुछ मत करो, ये आपके पास हो गया 64। ढूंढो 64 √3 कहां पर है। ये गलत हो जाएंगे सारे के सारे, ये वाला विकल्प आपके पास क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। बात समझ में आ गई, है ना? तो अभी आंसर आपके पास कितना आएगा? आंसर आपके पास आएगा 64 √3, है ना? 64 √3 मेट्रो में आया हुआ क्वेश्चन है। आगे बात करें, दोबारा समझाऊं? आगे बात करें, आगे बता दिया करो कि कोई क्वेश्चन दोबारा समझाना हो तो, है ना? अभी आप देखना यहां पर हम बात करते हैं अगला। ए भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल तथा ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, है ना? आपको क्षेत्रफलों का अनुपात निकाल कर देना है। तो मुझे बताओ, अगर मैं वर्ग के क्षेत्रफल की बात करूं, है ना? तो वर्ग के क्षेत्रफल देखो, वर्ग अभी आपने डिस्कस नहीं किया है। पहले तो बता दूं कि वर्ग जो है यहाँ पर ये सारी भुजाएं जो है बराबर होगी, तो ये आपके पास क्या है? वर्ग है ना? अभी आपके पास क्या है? ये वर्ग का विकर्ण है, ये वर्ग का विकर्ण है, ये भी आपके पास वर्ग का विकर्ण है। अच्छा, वर्ग का विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करता है।
लंब समद्वि भाजन का मतलब समझना कि एक दूसरे को बराबर तो काट ही रहे हैं, साथ में ये वाला एंगल 90 डिग्री है। बात समझ में आ गया? हाँ, चलो अभी हम बात करते हैं इस जगह पर कि इसका परिमाप क्या होगा। परिमाप क्या होगा? परिमाप आपके सभी भुजाओं का जोड़ होता है, इसलिए इसका परिमाप आपके पास क्या हो जाएगा, 4a हो जाएगा, है ना। अभी इसका क्षेत्रफल क्या होता है, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा, वर्ग का क्षेत्रफल, वो आपके पास क्या होगा, आपके भुजा का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, अगर विकर्ण की बात करें तो विकर्ण जो वर्ग का होता है वो भुजा का √2 गुना होता है, तो ये आपके a अंडर रूट ऑफ आपके a√2 हो जाएगा। तो विकर्ण बेसिकली बड़ी बड़ी भुजा है, और बड़ी भुजा का आपके पास जैसे आप स्क्वायर करोगे वैसे ही क्या निकल जाएगा आपको, सॉरी √2 गुना करोगे वैसे ही आपको डायगोनल मिल जाएगा। अब देखना मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों की तरफ स्क्वायर कर रहा हूं। दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर करूं तो आप मुझे बताओ, ये विकर्ण का स्क्वायर, ये विकर्ण का स्क्वायर, है ना, और यहां करेंगे तो ए स्क्वायर, और ये आपके पास क्या है 2। आप बताओ ये क्या चीज है, क्षेत्रफल है। तो अगर मान लो मेरे को क्षेत्रफल निकालना है तो एक जरूरी नहीं है कि भुजा का स्क्वायर ही क्षेत्रफल होता है, हम ये भी कह सकते हैं कि विकर्ण विकर्ण का विकर्ण का स्क्वायर का बटा 2, है ना, ये क्षेत्रफल। विकर्ण का स्क्वायर का बटा 2 ये आपके पास क्या होता है, क्षेत्रफल होता है ना। तो यहाँ पर आपके हम क्या कहते हैं, विकर्ण जो भी आपको बना के देगा, विकर्ण का स्क्वायर मतलब एक ऐसा ऐसा आपके पास जो है वर्ग है जिसकी भुजा को हम विकर्ण मान लें, है ना। तो उसका एरिया का जब आप आधा करोगे तो हमारे मूल आपके जो है ना वर्ग, उसका क्षेत्रफल आएगा। तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि इसकी वर्ग को, मतलब इसकी आपके भुजा को, जैसे ये विकर्ण है ना, इस विकर्ण को भुजा मानकर अगर मैं एक और वर्ग बनाऊं तो इसका क्षेत्रफल जो होता है मूल का डबल होता है। या फिर ये बोले कि मूल का जो क्षेत्रफल होता है वो इसका आधा होता है। ये देखो आधा ही तो कर रहा है ना। ये बेसिकली क्या है, ये एक ऐसे वर्ग का क्षेत्रफल है जिसकी भुजा विकर्ण है, और उसका आधा करने पे क्या आ रहा है, हमारा क्षेत्रफल आ रहा है। तो मतलब हमारे और उसमें फर्क क्या आ रहा है, 1:2 का आ रहा है। तो ध्यान रख लेना, इनके बीच में जो रेशो होता है वो 1:2 का होता है। इसके ऊपर राइटर बहुत क्वेश्चन बनाते हैं। अभी आप देखना, यहाँ पर हम बात करते हैं ए भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल व ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का अनुपात क्या होगा। डाल दो, उसमें कौन सी बड़ी बात है यार, है ना। ये आपके पास क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, और इधर की तरफ करेंगे तो √3 डिवाइडेड बाई 4, और ये आपके पास ए स्क्वायर से ए स्क्वायर घट गया, है ना। तो बस कुछ मत करो, 4 से गुणा कर दो, 4/√3 कहाँ मिल रहा है, ये रहा 4/√3, बाकी वाले तो गलत हो जाएंगे, है ना। तो